पुतिन यूक्रेन में युद्ध को लेकर अपना वॉर गियर एक बार फिर बदलने वाले हैं। खबर है कि पुतिन ने यूक्रेन में 1,50,000 नए सैनिक झोंकने का फैसला लिया है। क्या यूक्रेन के बाद रूस का अगला निशाना कोई और देश है? और अगर हालात बिगड़े तो क्या पुतिन पूरे नाटो से अकेले भिड़ेंगे या फिर रूस को नए साथी मिल पाएंगे? डेढ़ लाख सैनिकों का नया मोर्चा। ज़ेलेंस्की ब्रिगेड से भिड़ेंगे पुतिन के नए लड़ाके। यूक्रेन के बाद रूस का नया टारगेट लॉक। पुतिन के नए मिशन में कौन देगा साथ, कौन करेगा घात। वॉर जोन से आई सनसनीखेज खबर को समझने से पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें रूस के रोस्टोव ऑन डॉन शहर के एक अपार्टमेंट की हैं, जहां रात के सन्नाटे में यूक्रेन के ड्रोन ने एक अपार्टमेंट को टारगेट किया। देखते ही देखते एक बारूदी धमाके के बाद अपार्टमेंट की इमारत जल उठी। गनीमत रही कि वक्त रहते 15 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। रूस के गवर्नर का दावा है कि इस दौरान रूसी सेना ने जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के 10 ड्रोन धराशायी कर दिए। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बीच अब ये तस्वीर भी देखिए। दावा है कि यूक्रेन के 142 इलाकों पर रूस की तरफ से हमला किया गया। इस दौरान हेड्रॉन कंट्रोल साइट्स, विदेशी लड़ाकों के ठिकाने और हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। इस दौरान 191 ड्रोन, एक नेपच्यून मिसाइल और 6 गाइडेड बम मार गिराने का भी दावा किया गया। यानी दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं। भीषण वार, पलटवार किया जा रहा है। लेकिन अब ये कहानी इन हमलों तक सीमित नहीं है, क्योंकि खुफिया सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि रूस अब वॉर गियर को बदल रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेमलिन यूक्रेन में लड़ाई के लिए 1,50,000 नए सैनिकों को झोंकने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेनियन इंटेलिजेंस का दावा है कि यह संख्या पहले से तय भर्ती लक्ष्यों से कहीं ज्यादा है। दरअसल रूस ने पिछले साल ही लगभग 5 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर्स भर्ती किए थे। अब अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों का मतलब है कि यूक्रेन के मोर्चे पर और भी दबाव बढ़ाया जाएगा। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय और पश्चिमी थिंक टैंकों का अनुमान है कि युद्ध में अब तक 10 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। हालांकि क्रेमलिन ने कभी आधिकारिक आंकड़े साझा नहीं किए। बावजूद इसके नए सैनिकों की भर्ती बताती है कि रूस लंबी जंग की तैयारी कर चुका है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि छोटे छोटे इन्फिल्ट्रेशन यूनिट्स और ड्रोन वॉरफेयर की रणनीति से रूस को कम नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि भर्ती पर भरोसा और बढ़ गया है। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन की थकी हुई सेना इतने बड़े रूसी दबाव को झेल पाएगी? रूस की सेना को केवल आदेश पर मजबूरन नहीं, बल्कि कई तरह के दबाव के जरिए भी तैयार किया जा रहा है। नए कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर्स को 40 लाख रूबल यानी लगभग $5,000 का बोनस दिया जा रहा है। इसके अलावा मासिक सैलरी $2,500 तक तय की गई है। साथ ही स्थानीय प्रशासन कई जगह कर्ज चुकाने में मदद, मकान खरीदने की सुविधा और अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दे रहा है। लेकिन यही कहानी का दूसरा पहलू भी है। गरीब इलाकों, छोटे कस्बों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों पर सबसे ज्यादा बोझ डाला जा रहा है। यहाँ बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे लोग सेना की नौकरी को मजबूरी या लालच में अपनाने लगे हैं। यही नहीं, जेलों में भी बड़े पैमाने पर भर्ती जारी है। हत्या और बलात्कार जैसे अपराधों में दोषी कैदियों को भी रिहा करके हथियार थमाए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन वॉर पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि ये सस्ती फौज का मॉडल है, जहां पैसा, दबाव और लालच मिलकर भर्ती को बढ़ा रहे हैं। एक तरफ रूस के पास लगातार नए सैनिक जुड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन गंभीर संकट से जूझ रहा है। रूस के हमले यूक्रेन की जमीन को लगातार दहला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी कीव में भर्ती अधिकारी सड़क पर युवाओं को पकड़कर
जबरन भर्ती करने के आरोप झेल रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि हजारों युवक देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इससे सेना में भर्ती की दर बेहद धीमी हो गई है। यूक्रेनी सैनिक मोर्चों पर थके हारे हैं, लगातार चल रही लड़ाई से जर्जर हालत में है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जवानों की कमी के कारण फ्रंट लाइन पर सैनिकों को आराम तक नहीं मिल पा रहा। इसके उलट रूस ने छोटे छोटे दस्तों की रणनीति अपनाकर न सिर्फ नुकसान को कम किया है, बल्कि धीरे धीरे बढ़त भी बना ली है। यानी जहां यूक्रेन की सेना थक रही है, रूस की मशीनरी और मजबूत होती दिख रही है। यही वजह है कि यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों पर दबाव है कि वो हथियार और पैसों की मदद तेज करें। यही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी पर तेजी से काम करने की अपील की है। ब्रिटिश रक्षा प्रमुख से मुलाकात के बाद उन्होंने पारदर्शिता की मांग की। वहीं अमेरिका ने समर्थन दोहराया, लेकिन ठोस गारंटी से इंकार किया, और यही रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। We are thankful to Kir, Prime Minister, for such deep involvement to this process and with coalition of willings and with the support. So thank you so much. पुतिन का अगला निशाना कौन? वार पलटवार और कूटनीतिक मोर्चाबंदी की इन कहानियों के बीच ये सवाल लगातार उठ रहा है कि यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला निशाना कौन होगा। कई पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि मोल्दोवा, बाल्टिक स्टेट्स और यहां तक कि पोलैंड भी रूस की रणनीति में शामिल हो सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पहले भी कह चुके हैं कि उनके देश को सुरक्षा की गारंटी चाहिए और पूर्वी यूरोप में नेटो की मौजूदगी रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर रूस यूक्रेन में सफल होता है तो उसके लिए अगला कदम पड़ोसी देशों पर दबाव बढ़ाना आसान होगा। यूरोप में इस समय सबसे बड़ी चिंता यही है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब यूरोपीय सुरक्षा ढांचा इतनी गंभीर चुनौती झेल रहा है। अगर रूस ने वाकई यूरोप की ओर कदम बढ़ाया तो यह सीधा सीधा नेटो से टकराव होगा। नेटो के 31 देश सामूहिक सुरक्षा समझौते के तहत एक दूसरे की रक्षा करने के लिए आपस में बंधे हैं। यानी किसी एक सदस्य पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा, जिसका मतलब है कि रूस और नेटो में भीषण जंग। आंकड़ों की माने तो नेटो के पास रूस की तुलना में कहीं ज्यादा टैंक और नौसैनिक ताकत है, लेकिन रूस के पास एक बड़ी बढ़त है, परमाणु हथियारों का विशाल भंडार। यही डर पश्चिमी देशों को सीधे युद्ध में कूदने से रोकता है। यानी आंकड़ों में नेटो भारी जरूर है, लेकिन रणनीति और परमाणु कार्ड के दम पर रूस बेहद ताकतवर दिखाई देता है। और इसी ताकत का असर यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में भी साफ दिखाई दे रहा है। वो भी तब जब रूस के नाम पर अमेरिका समेत कई देश रूस के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन सवाल तो यह भी है कि आखिर इस जंग में रूस के साथ कौन है? चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और बेलारूस उसके अहम साथी माने जा रहे हैं। भले ही चीन रूस की खुलकर सैन्य मदद तो नहीं करता, लेकिन आर्थिक लेन देन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए बड़ा सहारा देता है। ईरान ने रूस को सैकड़ों ड्रोन मुहैया कराए। उत्तर कोरिया आर्टिलरी शेल्स और हथियारों की सप्लाई कर रहा है। वहीं बेलारूस ने अपने इलाके को रूसी सैनिकों और मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए खोल दिया है। यानी पुतिन अकेले नहीं, बल्कि कई देशों की बैकिंग से लड़ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जानते हैं कि अकेले रूस का सामना करना संभव नहीं। इसी वजह से वो लगातार नए कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। तुर्की, खाड़ी देश और यूरोपीय देशों से बातचीत कर वो रूस से शांति वार्ता की संभावना तलाश रहे हैं। हाल ही में कतर में उनके अधिकारियों ने रक्षा मंत्री से मुलाकात भी की। ज़ेलेंस्की का मानना है कि अमेरिका और यूरोप अगर रूस पर नए नए आर्थिक और राजनीतिक दबाव डालें तो पुतिन को झुकाया जा सकता है। जंग का नतीजा अभी अनिश्चित है। पुतिन के पास विशाल संसाधन और नए सैनिक हैं। यूक्रेन के पास नेटो का समर्थन और वैश्विक सहानुभूति। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये जंग रूस को अकेले नेटो से भिड़ा देगी या फिर नए गठबंधन बनेंगे? इतिहास गवाह है कि लंबे युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि कूटनीति और गठबंधन से तय होते हैं। आने वाले महीने तय करेंगे कि पुतिन अकेले खड़े होंगे या फिर उनके पीछे नया ध्रुवीय गठबंधन खड़ा होगा।
लेकिन मौजूदा तस्वीर यही बता रही है कि पुतिन भविष्य की किसी भी संभावना से ज्यादा अपनी नीति पर भरोसा कर रहे हैं, और वो नीति है बिना किसी दबाव के यूक्रेन पर तब तक प्रहार करते रहना जब तक उनका वो मकसद पूरा ना हो जाए, जिस मकसद के साथ फरवरी 2022 में इस जंग का आगाज किया गया था। लेकिन रूस की तरफ से अमेरिका की कोशिशों की सराहना भी की जा रही है। Российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно мирными политико-дипломатическими средствами. Для этого, безусловно, необходима взаимность со стороны украинской стороны, со стороны Украины. Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие усилия, посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов. रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा साल है और अब हालात ऐसे हैं कि दोनों ही देश सिर्फ मोर्चों पर नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने रक्षा बजट को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। 2024 में जहां रूस का डिफेंस बजट जीडीपी का करीब 4% था, वहीं 2025 में यह बढ़कर जीडीपी का 7.5% हो चुका है। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद यह रूस का सबसे बड़ा रक्षा खर्च है। सिर्फ हथियारों की खरीद ही नहीं, रूस ने नए मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर भी काम तेज कर दिया है। क्रेमलिन के निर्देश पर 25 से ज्यादा नए प्रोडक्शन प्लांट बनाए जा रहे हैं, जहां ड्रोन, आर्टिलरी शेल्स और टैंक लगातार बनाए जा रहे हैं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने चीन और ईरान के जरिए पुर्जों की सप्लाई लाइन बनाए रखी है। दूसरी ओर यूक्रेन के हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था 2022 से अब तक 30% सिकुड़ चुकी है। कृषि उत्पादन आधा हो गया है और बिजली गैस सप्लाई बार बार निशाना बनने के कारण उद्योग लगभग ठप है। इसके बावजूद ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से $60 बिलियन की अतिरिक्त मदद मांगी है। वहीं दूसरी तरफ नेटो के हथियारों की सप्लाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस में बार बार यूक्रेन पैकेज को लेकर मतभेद हो रहे हैं। यूरोप में भी हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश यूक्रेन के लिए समर्थन घटाने की बात कर रहे हैं। यानी यूक्रेन का भविष्य पूरी तरह इस पर टिका है कि अमेरिका और यूरोप कितनी देर तक मदद जारी रखते हैं। इधर रूस सिर्फ जंगी नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव भी बढ़ा रहा है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस ने नई न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की है। ये नेटो के उत्तरी हिस्से के लिए सीधी चुनौती है। साथ ही बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर रूस ने संदेश दिया है कि उसकी सीमा सिर्फ यूक्रेन तक नहीं है। चीन और रूस की बढ़ती नजदीकी भी दुनिया की चिंता का कारण है। बीजिंग खुले तौर पर तो युद्ध का समर्थन नहीं करता, लेकिन दोनों देशों के बीच 2024 में व्यापार $220 बिलियन तक पहुंच गया। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी और ऊर्जा सौदों का है। यानी रूस की अर्थव्यवस्था जितनी पश्चिम से अलग थलग पड़ रही है, उतनी ही चीन पर निर्भर होती जा रही है। इस बीच यूनाइटेड नेशन ने चेतावनी जारी कर कह दिया है कि अगर युद्ध और लंबा चला तो पूरी दुनिया में खाद्य और ऊर्जा संकट गहरा सकता है। काला सागर के रास्ते अनाज की सप्लाई लगातार बाधित हो रही है। भारत, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में गेहूं और तेल की कीमतें पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर हैं। यानी रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रहा, ये वैश्विक चुनौती बनता जा रहा है।